हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टॉप 250 एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू। ठीक है ना, जहाँ पे हमारा ये पार्ट नंबर 7 है और हमने इससे पहले 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, उनको डिस्कस किया अच्छे से तरीके से। अब 101 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है ना, आज का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा कि वेस्ट डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट के टीचर के नेचर और ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो वो हमें सेलेक्ट करना है इसमें से कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। कि देखो, इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर चलेंगे ना, एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, कि दोनों चीज़ें आपस में क्या है, वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जी बिल्कुल करेंगे रिलेट, वो बिना टीचिंग और स्टूडेंट रिलेट कर सकते हैं ना, इंटीग्रली रिलेटेड होती है। तो ए तो आएगा, तो ए यहाँ पे नहीं आ रहा है, ए यहाँ पे नहीं आ रहा है, इनको काट देते हैं। अब नीचे से ही देख लें कि ए आएगा, बी आएगा, या ए सी आएगा, डी और एफ आएगा। तो और हमें देखने की कोशिश करते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचरों और ट्रेनिंग, कि टीचिंग और ट्रेनिंग में एक कोई डिफरेंस नहीं होता है। टीचिंग ट्रेनिंग में डिफरेंस क्यों नहीं होगा? टीचिंग हमारी अलग होती है, ट्रेनिंग हमारी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे दी जाती है। तो बी तो नहीं आ सकता, तो बी नहीं आएगा, तो इसको तो काट दो यहाँ से। तो बी नहीं आएगा, तो बी यहाँ पे आ रहा है। आंसर तो हमें यहीं से मिल गया। बट और भी पढ़ लेते हैं हम इसको, सी को पढ़े। कंसर्न और ऑल टीचिंग का कंसर्न क्या होता है? सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट, के कुछ ना कुछ स्टूडेंट तक ट्रांसफॉर्म करना है ना नॉलेज का। तो बिल्कुल सही बात है ये तो। उसके बाद ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी फॉर्मल टीचिंग जो हो वो एक अच्छे नेचर की हो, फॉर्मल नेचर की हो। एक टीचर जो सीनियर पर्सन हो सकता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सीनियर पर्सन ही टीचर हो, है ना। टीचर ये सोशल एक्ट होता है, वेयर लर्निंग ये पर्सनल एक्ट होता है। बिल्कुल कि टीचर जो सोशल तरीके से सिखाता है, सोसाइटी की तरीके से सिखाता है, और अब लर्नर जो होता है वो अपने पर्सनल तरीके से सीखने की कोशिश करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा। 102 पे आते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, तो जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए, हाईली रिलेटेड करते हैं किससे? इफेक्टिवनेस और टीचिंग से। टीचिंग की इफेक्टिवनेस से कैसे रिलेट करेंगे वो हाईली, है ना। तो प्रायर एक्सपीरियंस होगा लर्नर का वो, या एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट। देखो, पेरेंट्स के स्टेटस से तो कुछ भी रिलेट नहीं करना चाहिए, है ना। पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, या फैमिली साइज, फैमिली साइज भी नहीं मैटर करेगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके देखें, तो प्रायर एक्सपीरियंस जो होगा ना लर्नर का, वो उनकी टीचर की इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं जज करेगा, वो कहीं ना कहीं उसके करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमसे पूछा गया है, मैच करना है हमको, है ना। तो वो थोड़ा सा इधर जो वो स्लाइड कटा हुआ है, तो बट कीवर्ड से समझने की कोशिश करेंगे इसको हम, है ना। 103 नंबर क्वेश्चन ये हमारा, और इसको कवर करते हैं हम। ये कोड इधर दे रखा है हमें, है ना। यहाँ से मिलाते हैं कि लेक्चरिंग हमारा क्या होगा, है ना। लेक्चरिंग हमारा क्या होगा? ब्रेन डिस्कशन इन अ ग्रुप क्या होगा, या ब्रेन स्टॉर्म किससे मैच करेगा, या हम बात करें किसकी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की, तो वो हमारा किससे मैच करेगा। तो लेक्चर हमारा किससे मैच करेगा? स्मॉल स्टेप पर्सन विद द फीडबैक बिहेवियर, ए प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया कन्वे करेंगे डिलीवरी लिक्विड लैंग्वेज में। हाँ, ये मैच करेगा। लेक्चर में क्या है, कंटेंट को डिलीवर किया जाता है ना। कंटेंट को डिलीवर किया जाएगा, तो पहले का आंसर थर्ड आना चाहिए। देखो, यहाँ पे भी नहीं आ रहा थर्ड, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो हमारा राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बट और भी मैच कर लेते हैं। अब देखो, बी का कौन सा होना चाहिए? 5। तो डिस्कस करेंगे ग्रुप में, तो वो क्या है हमारा थीम बेस्ड ऑन इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेशन, जहाँ पे अपनी अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं वो। ब्रेन स्टॉर्मिंग किससे मैच करेगा? सेकंड से, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया होंगे, जहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर कर रहे हैं एक तरीके से। अब अगर हम बात करें कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की, तो ये हमारा स्मॉल स्टेप पर्सन विद फीडबैक को जहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। 104 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, जहाँ से हमें पूछा गया कि इवेल्युएशन प्रोसीजर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई करना हमें कुछ जो कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से रिलेट करेंगे। हमने फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव हमने पिछले एक वीडियो में हमने कवर कर लिया था। तो फॉर्मेटिव से रिलेट करने हम, फॉर्मेटिव वाले पॉइंट हमको लेने हैं और समेटिव वाले निकालने हमें। तो एक टीचर टुवार्ड द ग्रेड देता है, जहाँ पे ग्रेड देगा स्टूडेंट को आफ्टर हैविंग द ट्रांजेक्शन कोर्स वर्क के बाद। तो कहीं ना कहीं मैंने जो देखा था, मैंने जो पढ़ाया था, वहां पे मैंने ये बताया था कि ग्रेड कहाँ पे दिए जाते हैं? ग्रेड लास्ट में दिए जाते हैं, जो कि समेटिव का पार्ट बनते हैं। तो ये तो नहीं आएगा, है ना। तो ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये तो यहाँ पे आ रहा है, इसको काट दो, यहाँ से भी काट दो। अब देखो, बी आएगा, डी आएगा, सी और एफ को कंपेयर करें, सी या एफ में से कौन सा आएगा?
कि सी और एफ को ही पढ़ लेते, बाकी नहीं पढ़ते अगर टाइम सेविंग की बात करें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्सों को, है ना। देखो सी में क्या है कि टीचर मार्क्स देता है स्टूडेंट को यूनिट टेस्ट में। यूनिट टेस्ट कहाँ पे आते थे हमारे, यूनिट टेस्ट हमारे ये भी समेटिव का पार्ट बनते थे, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा। एफ की बात करें तो लर्नर मोटिवेटेड एंड राइज बाय द टीचर थ्रू द क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन यानी कि जो कि ड्यूरिंग द टीचिंग होता है। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा इसका, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। अब पढ़ लेते हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल होगा, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आएगा हमारा, क्योंकि क्लासरूम में जो हमारा समेटिव का पार्ट बनता है ये हमारा, सॉरी फॉर्मेटिव का बनता है, ये हमारा समेटिव का बन जाएगा, तो ये नहीं आएगा। ये भी समेटिव का तो इसलिए नहीं आया। टीचर क्लैरिफाई करता है डाउट्स को क्लास स्टूडेंट के इन द क्लास इटसेल्फ, है ना, ये आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आएगा ये, है ना। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात समेटिव में की जाएगी, तो ये नहीं आएगा, और इसलिए हमारा एफ भी आएगा, तो बी डी एफ हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑल टीचिंग का एम क्या होता है, एनसीओ लर्निंग कराना होता है, या फिर हम और रीजन क्या बोला है कि हाँ इस, क्योंकि सारी की सारी लर्निंग जो है वो टीचिंग के द्वारा आती है। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ के आए थे कि सारी की सारी लर्निंग जो है वो टीचिंग के द्वारा ही नहीं आती है ना, ये हम पढ़ के आए थे वहाँ पे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि पहला तो ठीक है कि ऑल टीचिंग का मतलब जो वो लर्निंग कराना होता है, बट सारी की सारी लर्निंग जो है वो टीचिंग के द्वारा होती है, ये जरूरी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 106 नंबर क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें बोला कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सपेक्टिव इन द कोर्स ऑफ स्टडी, जहाँ पे लर्नर कमिटमेंट की बात होगी, पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन इन द लर्नर होगा, प्रायर नॉलेज की बात होगी, लर्नर के स्किल होंगे, जहाँ पे लर्नर के स्किल कंसर्न को, फैमिली साइज, देखो फैमिली साइज तो नहीं आएगा, फैमिली साइज भी नहीं आएगा, पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन इन द लर्नर भी नहीं आएगा, पेरेंट्स का क्यों इन्वॉल्वमेंट हुआ, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, यानी कि फर्स्ट तो आए इन्फ्लुएंस करता है ना, हमसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, तो लर्नर का कमिटमेंट आएगा, स्किल बिल्कुल आएंगे लर्नर के, तो फर्स्ट और थर्ड तो आना चाहिए। फर्स्ट थर्ड हमारा इसमें भी आ रहा है, बट हम फोर्थ को देखते हैं, तो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर बिलोंग, हाँ ये आ सकता है कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है लर्नर, लेकिन फर्स्ट और थर्ड तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट थर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, देखो ये तो दोनों नहीं हो सकते, यहीं पे कंफ्यूजन चल रहा है हमारा कि फर्स्ट थर्ड यहाँ पे भी आ रहा है। अब ये देख लेते हैं सेकंड और फोर्थ में कौन सा ठीक है ना, उसके हिसाब से देखते हैं कि इन्होंने कौन सा लिया। सेकंड को देखें तो पेरेंट्स सेक्शन तो नहीं आएगा, तो सेकंड तो इसलिए कट जाएगा, है ना, इसलिए हमको जो फर्स्ट ही मजबूरन सेलेक्ट करना पड़ा, और ऐसा एग्जाम में भी हो जाता है कि जब दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है हमारी स्टेटमेंट को। परफॉर्मेंस की बात करें स्टूडेंट की, जो कि कंपेयर की जाती है अनदर स्टूडेंट से, तो वो क्या बताया था मैंने, क्राइटेरिया, रेफरेंस और ये सारी चीज़ें बताई थी ना कल। तो क्राइटेरिया में एक तरीके से स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता था, स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जा रहा था, तो ये चीज़ तो। और नॉर्म की बात करें तो जहाँ पे अनदर स्टूडेंट ग्रुप से, अनदर से कंपेयर किया जा रहा है ना, अनदर स्टूडेंट से कंपेयर की जा रही थी, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो वो डी बन जाएगा। ये क्या होते हैं, देखो ये भी पढ़ा दिया मैंने, ये भी पढ़ा, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है ये मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको, है ना। अब अगर हम बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछी हमसे। अब एक टॉपिक और मिल गया हमको आज की क्लास से कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 250 MCQ सीरीज को कंटिन्यू करने से पहले हम इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछा, बट इसका आंसर तो यहाँ पे देना ही होगा हमको। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसका पार्ट नहीं होता है, तो कहीं फर्स्ट को तो यहाँ से काट देते हैं। डायमेंशनल स्नोबॉल क्लस्टर कोटा, कोटा भी इसका कोटा इसका पार्ट बन जाएगा, तो 5 आना चाहिए, 5 तो हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। स्टेटिफाइड नहीं आएगा, स्टेटिफाइड हमारा सेम जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये आपको बाद में समझाऊंगा मैं, ना डिटेल में, बट यहाँ से क्वेश्चन को कवर कर लें आप। तो हमारा 6 भी नहीं आना चाहिए, 6 हमारा यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, सेकंड आएगा हमारा, थर्ड 5 भी आएगा। अब देखो यहाँ पे
फोर्थ और थर्ड को देख लेते हैं हम कि कौन सा आएगा इन दोनों में, है ना। फोर्थ और थर्ड को स्नोबॉल सैम्पलिंग आएगा या फिर क्लस्टर। देखो स्नोबॉल सैम्पलिंग हमारा बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट बनता है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग यानी कि थर्ड तो आएगा। तो हमारा राइट आंसर 108 का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। 109 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कौन से होते हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में हम क्या चीज़ को जज करते हैं, वहाँ पे हम एप्टीट्यूड टेस्ट को अप्लाई करते हैं ना, वो हमारी मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, है ना। टाइप्स ऑफ टेस्ट पे भी एक वीडियो कवर कराएंगे, है ना। दो टॉपिक मिलते हैं आज हमको, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी और टाइप्स ऑफ टेस्ट। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें डायरेक्ट टीचिंग से रिलेटेड पूछिए चीज़ हमसे, कि डायरेक्ट टीचिंग में मतलब लेक्चरिंग वाला चीज़ आ जाएगी इसमें। तो प्रोवाइड करना एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन को, प्रमोट करना इंक्वायरी को, फोकस करना कंसेप्ट पे, रिव्यू देना, रिकैपिचुलाइजेशन करना, या फिर ऑपरेशन प्रैक्टिस एंड फीडबैक की प्रॉब्लम राइज करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है ना। डायरेक्ट टीचिंग की चीज़ें हमसे यहाँ पे पूछी गई हैं। तो डायरेक्ट टीचिंग में हमारा जो प्रोवाइड करना एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आएगा, तो ये तो नहीं बनेंगे और इसके आंसर, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, तो फोकस करना कंसेप्ट पे, ये इसका पार्ट नहीं बनेगा। रिव्यू देना और रिकैपिटलाइजेशन भी नहीं होगा इसका पार्ट, बट देखते हैं, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। बट कंसेप्ट का फोकस करना ये तो चीज़ नहीं आएगी डायरेक्ट टीचिंग में, कंसेप्ट पे फोकस कैसे हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करें तो ऑपरेशनल प्रैक्टिस एंड फीडबैक। प्रैक्टिस और फीडबैक तो बिल्कुल जरूर आएगा, बिना फीडबैक बिना प्रैक्टिस के कैसे हमारी टीचिंग जो वो डायरेक्ट टीचिंग हो सकती है। तो डायरेक्ट टीचिंग में ये भी बन जाएगा पार्ट इसका। तो फर्स्ट और 5 हमारा पहले में तो नहीं आ रहा, हाँ, तो यहीं से आंसर मिल जाता है हमको को ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट और 5 आ रहा हो। तो उसके साथ हमें फोर्थ तो लेना ही होगा, जहाँ पे रिव्यू देना और रिकैपिटलाइजेशन करना, है ना। प्रॉब्लम को देना और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये चीज़ कैसे इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो ना ये तो नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि आइडेंटिफाई करना हमको क्वेश्चन में विच आर कॉल्ड द प्रोसेस। अब देखो एक टॉपिक और मिल गया हमको, है ना। प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन, और एक होते हैं हमारे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। इनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा टॉप 50 सीरीज को कंटिन्यू करने से पहले। ठीक है जी। तो यहाँ से इसके आंसर को देख लेते हैं हम कि क्या होना चाहिए हमारा इसका आंसर। तो हमारे इसमें डाइवर्जेंट क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमारे डाइवर्जेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, तो इसमें हमारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ हमारा क्या आएगा इसमें, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ हमारा इसमें जो है क्लोज क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है जी। नहीं, क्लोज क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। क्लोज क्वेश्चन डाइवर्जेंट के साथ क्लोज क्वेश्चन तो मैच नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। क्लोज क्वेश्चन नहीं, ओपन क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्लोज वाले में तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो जहाँ पे ओपन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनना चाहिए हमारा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता इसका। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ यहाँ पे भी दे रखा है, ये दोनों ही ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो इनके दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी, मतलब कोई नहीं, हमें कंसेप्ट समझ में आया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमसे पूछा है रिप्रेजेंट करता है, मेन फंक्शन क्या होते हैं यूजीसी के। अब यूजीसी के फंक्शन पे भी, यूजीसी को पूरा पढ़ेंगे हम, है ना, किसी एक लेक्चर में यूजीसी के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ऑल अबाउट। ठीक है जी, क्या फंक्शन होते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ से हमें इसके फंक्शन पे जो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज करता है, ये देता है, ये इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल देता है। मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेनेंस करने का काम भी किसका होता है, इसी का होता है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें गिविंग ग्रांट देने का काम भी जो वो इसी का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा।
मेन एम क्या होता है, फैकल्टी रिचार्ज स्कीम ऑफ यूजीसी की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मेन एम क्या होता है वो हमसे पूछा गया है। तो इसका जब हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे ना, वहाँ से अच्छे से जो वो इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे, बट यहाँ से हम केवल इनके क्वेश्चंस को कर लेते हैं कि ये एड्रेस करता है शॉर्टेज ऑफ द फैकल्टी की, कहाँ पे फैकल्टी की शॉर्टेज है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। उसके बाद आते हैं, हमसे पूछा गया ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑल एकेडमिक अवार्ड लाइक सर्टिफिकेट को, जहाँ पे कहाँ पे हम डिप्लोमा है हमारे या डिग्री मार्कशीट को कहाँ पे हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं हमसे। तो देखो स्वयं हमने पढ़ लिया था। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी क्या होता है। तो एक तरीके से एक कंसेप्ट इसका डेली कवर करेंगे, तो उसमें हम हर एक वीडियो में इनको कवर करेंगे, है ना। स्वयं तो हमने पढ़ ही लिया, इनको कवर कर लेंगे हम बाद में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि एकेडमिक जो भी सर्टिफिकेट होते हैं हमारे, उनके लिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एक जो वो ऐप लॉन्च किया गया है, एक जो वेबसाइट है जहाँ पे हम अपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री को हम वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच आर बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल, वो कौन सी बॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ये पूछा गया हमसे। तो इसमें जो वो सिंडिकेट या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं, वो हमारी जो वो रेस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए, है ना, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम पूछा है जो कि हायर एजुकेशन में है। नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा, पुराना। कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया हमारा, ओल्ड वाला। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, मॉडर्न। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, मॉडर्न ही तो पूछा है। तो मॉडर्न में कौन सा आएगा हमारा, है ना, ये पूछा है हमसे। तो मॉडर्न में हमारा स्वयं जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम जो वो स्टार्ट किया गया ना अभी, वो इससे जो वो रिलेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो इसका टेबल ही मिस हो गया है ना, चलो कोई नहीं, टेबल ही मिस हो गया इसका। तो इस क्वेश्चन को तो हटाइए, यहाँ से पढ़ते हैं। क्लासरूम टीचिंग की बात करें हम तो फाउंडेशन ऑन द विच वार्म्थ एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप अमंग विद लर्नर, जहाँ पे लर्नर और टीचर के साथ जो वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात होती है। तो वो चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो टीचर अफेक्ट जो वो इसका राइट आंसर बन जाएगा कि टीचर अफेक्ट की जो बात कहाँ पे की जाती है, रिलेशनशिप नर्चरिंग और रिलेशनशिप विद लर्नर्स की जो बात की जाती है, वो हमारी टीचर अफेक्ट में बात की जाती है। ठीक है जी। 119 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है कि हाई लेवल आउटकम पूछे हमसे यहाँ पे। हाई लेवल आउटकम कौन से होते हैं, देखो मैंने जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी कराई थी, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी आपको, है ना। मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी, तो वहीं से निकालने की कोशिश कर। आर स्क्वायर वी ओ सी बताया था मैंने एक, तो है ना, आर स्क्वायर वी ओ सी बताया था मैंने, और के सी आ से बताया था एक, और एक और बताया था मैंने जो कि आई एम पेन। ठीक है जी, आई एम पेन करके बताया था मैंने। और हमसे यहाँ पे हाई लेवल आउटकम पूछे, तो कहीं ना कहीं तीनों के मिला के पूछ लिए होंगे। तो हाई लेवल की बात करें तो हमारा ये क्या था, ये करेक्टराइजेशन था। तो करेक्टराइजेशन है कहीं पे, करेक्टराइजेशन ये गया, ठीक है ना। करेक्टराइजेशन के साथ साथ क्या, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजिंग हो गया ना, तो ये तो आएगा ही आएगा। हाई लेवल में बात करें, इसमें दो हाई लेवल के हो गए, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। सो सिंथेसिस एवेल्युएशन है यहाँ पे, एनालाइज एंड एवेल्यूटी, हाँ ये हो जाएगा इसका। शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसिस, एनालाइज सिंथेसिस हो गया ना, एवेल्युएशन नहीं लिया होगा इन्होंने, चलो एनालाइज सिंथेसिस हो गया होगा, तो एक तो ये बन जाएगा इसका। और आई एम पेन एक ये हो गया, यानी कि आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, जहाँ इसका मतलब आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, जहाँ पे एनालाइज सिंथेसिस, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टाइजेशन, या कि ट्रिक से हमने देखो काफ़ी आसान हो गया ना करना, ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी। अब देखो आई एम पेन, तो ये किसका था, ये था, अगर बात करें तो साइकोमोटर का, पीएच बाई साइको मोटर का था ये, ठीक है ना। और अगर हम बात करें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, आर स्क्वायर वी ओ सी, यानी कि आर स्क्वायर वी ओ सी का मतलब क्या होता है, रिसीविंग रेस्पॉन्डिंग, ये हमारा कॉग्निटिव से बेस्ड था, कॉग्निटिव से। और ये हमारा किससे था, अफेक्टिव से, है ना।
एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप कि मैंने सही लिखा या नहीं, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो देख के। इसका राइट आंसर ये बन जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सीक्वेंस करेक्टली मैच करता है एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को बताना है हमें यहाँ पे, है ना, जो कि एक करेक्टली मैच करता है हमारा सीक्वेंस जहाँ पे। तो प्रोग्राम लर्निंग, देखो प्रोग्राम लर्निंग मेथड हमारा पहले नहीं आ जाएगा, मॉड्यूलर मेथड भी पहले नहीं आएगा, या ऑनलाइन मेथड हमारे पहले नहीं आते। सीक्वेंस बताना हमें एक तरीके से। तो हमारे टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट पहले आए थे, सबसे पहले टेक्स्ट बुक की बात की थी, उसके बाद प्रोग्राम लर्निंग की बात हुई थी, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल की, उसके बाद मॉड्यूलर मटेरियल की बात हुई थी, उसके बाद हम अगर अब अभी के ट्रेंड की बात करें तो वो हमारे ऑनलाइन मेथड्स की बात की जाती है। तो ये हमारा इसका राइट सीक्वेंस बनेगा। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज के 20 क्वेश्चंस को जैसे कि हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया, इसमें जो भी टॉपिक्स हमें नए नए मिले उनके लिए हम जो है वो लेक्चर को लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।